बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। तारीफ़ ही उस रब्बुल इज़्ज़त के लिए जिसकी तरफ हम सबको लौट कर जाना है और जिसके हुजूर हम सबको एक दिन पेश किया जाएगा। दोस्तों, आज 13 नवंबर दिन है जुमेरात का और आज की हमारी ये पहली वीडियो है। दोस्तों, पाकिस्तान में अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि इमरान खान रिहा कब होगा, यह हुकूमत कब घर जाएगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती कुछ क्यों नहीं है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर एक तहरीक चलाने का ऐलान कर दिया है और जुमे के बाद तमाम मसाजिद के बाहर तहरीक इंसाफ के लोग इकट्ठे होंगे। आवाम को मोबिलाइज करने का ये सिलसिला अब पूरे मुल्क में शुरू होगा और हुकूमत ने एक काउंटर मेजर्स जो हैं वो ऑलरेडी लेना शुरू कर दिए। दफ़ा 144 जो है जी पूरे पंजाब में लगा दी गई है और लोगों को रोकने की तैयारी की जा रही है। महमूद खान अचकज़ई जो इस प्लेटफॉर्म को लीड कर रहे हैं, बहुत पहले इन्हें एक्टिव कर देना चाहिए था। इमरान खान यही चाहते थे कि महमूद खान अचकज़ई तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान और दीगर जो दोस्त हैं वो मैदान में आए, इस हुकूमत को टफ टाइम दें। एक अलायंस होगा हुकूमत के ख़िलाफ़ तो आसानी होगी। जब आप तमाम जमातों के साथ मिलकर चलते हैं तो वहाँ पर किसी एक बंदे की मर्जी नहीं चलती, आपको तमाम स्टेक होल्डर्स को साथ लेकर चलना पड़ता है। और इमरान खान को बहुत पहले ये बात मालूम थी कि तहरीक इंसाफ में उनकी अदम मौजूदगी की वजह से, चूँकि वो जेल में है, बाहर जितने भी लोग आज़ाद हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट से डिक्टेशन लेते हैं और वो तहरीक को नहीं चलाएंगे। तो इसलिए इमरान खान ने बहुत पहले, जब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म बनाया गया, उस वक्त ये हुक्म जारी किया था अपनी पार्टी के लिए कि आप तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को मोबिलाइज करें और यहाँ से हर तहरीक को चलाया जाए। लेकिन प्रॉक्सीज़ ने ये होने नहीं दिया। अगर अचकज़ई साहब बहुत पहले आ जाते तो शायद आज हालात मुख्तलिफ होते। आज ना 26वीं तरमीम होती, ना 27वीं तरमीम होती, बल्कि तहरीक इंसाफ के लिए कोई रास्ता निकलता वफाक की हुकूमत के अंदर। व्यूअर्स, महमूद खान अचकज़ई ने कुछ बातें आज पार्लिमान के फ्लोर पे कही और इसके अलावा भी उनकी गुफ्तगू हुई और 3 लेवल्स पर अब ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान को मोबिलाइज करेंगे। पहला काम ये करने जा रहे हैं जी कि एक जुमे को नमाज के फौरी बाद जो है एहतजाज की कॉल दी है और अचकज़ई साहब ने इस बात का भी ऐलान किया कि हम किसी को पत्थर नहीं मारेंगे और ये पुरअमन एहतजाज होगा। सर, आप पुरअमन एहतजाज ही करते रहे, लेकिन दूसरी तरफ से हर एहतजाज को खूनी एहतजाज में कन्वर्ट कर दिया गया। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान का ये प्लेटफॉर्म अब इस्तेमाल हो रहा है। जो दूसरा प्लेटफॉर्म था तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, आप देख लें कि उनके साथ क्या हुआ। वो निकले, घरों से निकले और उनमें कुछ ऐसे अनासिर थे जिन्हें इस्तेमाल किया गया और आप देख लें कि आज पूरी जमात को पाकिस्तान में इसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई है। तो लोग निकलते हैं, पुरअमन रहते हैं, लेकिन कुछ अनासिर ऐसे इन एहतजाज के अंदर डाल दिए जाते हैं जो इस पुरअमन एहतजाज को खूनी बनाने में अपना किरदार अदा करते हैं। 26 नवंबर की रात को क्या हुआ आपके सामने है। लोगों ने गोली नहीं चलाई, लेकिन जिस तरफ से गोली चली उसका भी इल्ज़ाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर डाल दिया गया। आपकी इस लड़ाई में गरीब का बच्चा मारा गया और पुरअमन एहतजाज को हुकूमत किस तरह से खूनी एहतजाज में कन्वर्ट करती है, ये अब इसके माहिर हो चुके हैं और इनको बहुत ज़्यादा नेट प्रैक्टिस हो चुकी है। दूसरा काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान करने की जा रही है जी कि अब सफ़ीरों को खतूत लिखे जाएंगे और इस हुकूमत की हैसियत, असलियत उनके सामने रखी जाएगी। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि माजी में भी जब ये हुकूमत इतनी मजबूत नहीं थी, इमरान खान ये काम कर चुके हैं। IMF के मामले पर खतूत लिखे गए, इसके साथ जो दीगर जो ममालिक के अंदर आपने अपने वफूद को भेजा, खतूत का एक सिलसिला भी शुरू किया, लेकिन उसके नताइज हासिल नहीं हो सके। 8 फरवरी के इंतखाबात में रिगिंग जिस अंदाज से हुई, यूरोपीय यूनियन और दीगर जो इंटरनेशनल मुबस्सरीन थे जिनकी रिपोर्ट मैटर करती थी, सर वो भी इस्तेमाल हो गए और उन्होंने भी कंधा दिया हुकूमत को बनाने वालों को। और पाकिस्तान में जो रिगिंग हुई है ये एक इंटरनेशनल रिगिंग थी जिसे इंटरनेशनली एक शेल्टर दिया गया। रिपोर्ट देर से आई, किसी ने सवाल नहीं किया, जिन्होंने किया उनको पजीराई नहीं मिल सकी उन सवालों को और उनको खामोश करवा दिया गया और जिनसे सवाल हो रहा था वो लापता हैं। वो इंटरनेशनली जो जवाब देना जिनका फ़र्ज़ बनता है, जो अपने अपने मुल्कों में जमहूरियत के दावेदार हैं, सर वो लापता हैं, उन्होंने भी जवाब नहीं दिया। तो आप ये काम करके देख लें, लेकिन इसके कुछ नताइज नहीं निकलेंगे। उस वक्त हुकूमत कमज़ोर थी, हुकूमत के पास इतने सारे वेपन्स नहीं थे। 27वीं 26वीं तरमीम और सारी पावर्स एक बंदे के पास और फौजदारी मुकदमात में इस्तिस्ना मिल गया और सारी उम्र ताहयात इस्तिस्ना मिल गया। यानी आप इस्लाम से, दीन से और शरीयत से भी आप ऊपर हो गए। सर, तासुर तो यही मिल रहा है ना। तो ये सब कुछ आपके पास उस वक्त नहीं था और उस वक्त भी ये खतूत और ये जो सिलसिला था इतना कारगर साबित नहीं हुआ। तो देखना ही होगा कि आज की तारीख में ये कितने
नताइज लेकर आता है। क्योंकि याद रखिएगा, इस्लामाबाद में जितने भी लोग मौजूद हैं, जब इस्लामाबाद में सर ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ तो तमाम लोगों ने अपना इनपुट दिया मजम्मत के ज़रिए। इनके अपने ममालिक के अंदर भी सर खतूत का एक सिलसिला जारी रहता है, मुल्क की सूरत हाल के हवाले से अपने अपने ममालिक को ये वायर्स भेजते हैं जिसमें मुल्क की सियासत और पावर किसके पास है, अखबारात क्या लिख रहे हैं, मुल्क के ब्यूरोक्रेसी कहाँ स्टैंड करती है और दीगर जो इंटरनेशनल इश्यूज़ हैं उस मुतलका मुल्क के हवाले से इनके सफ़ीर अपनी अपनी गवर्नमेंट्स को इन्फॉर्म करते हैं। तो देखना ये होगा कि खतूत का सिलसिला कुछ जो आप शुरू करने जा रहे हैं इसका कोई नतीजा निकलता है या नहीं निकलता, आने वाला वक्त हमें बताएगा। तो हमें होपफुल रहना चाहिए। दूसरी चीज़, हम शहबाज शरीफ के घर के बाहर भी आवाज़ें बुलंद करेंगे। ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो फिजिकली वो जाएंगे, वो कहना ये चाह रहे थे कि हम शहबाज शरीफ साहब के घर के बाहर जाकर बैठ जाएंगे। क्या करेंगे, अचकज़ई साहब इस प्लान के हवाले से ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। फिर उन्होंने एक और बात भी कही, क्योंकि आपको याद होगा कि स्पीकर अयाज सादिक साहब के हवाले से अचकज़ई साहब ये मुतादिद दफ़ा कह चुके कि मुझे इन्होंने कहा, और इनको हवलदार वो कहते थे कि आप बस हम ही भरें और हमने सारा बंदोबस्त जो है वो कर लिया। लेकिन अचकज़ई साहब की इस इल्ज़ाम के हवाले से जो उन्होंने बात कही, जो उनका दावा था, इस पर कभी भी अयाज सादिक साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस को रिएक्शन नहीं दिया। अगर दिया है तो ऑब्वियसली इतना तगड़ा जो रिएक्शन नहीं आया जो लोगों को याद रहता। यकीनन अचकज़ई साहब हमेशा ये बात करते रहे। आज उन्होंने दोबारा से ये कहा कि स्पीकर साहब आपने मैंडेट चोरी किया, मैं आपको दर्जनों मिसालें दे देता हूँ। इन कातिल लोगों को, डाकू लोगों को आईनी तरमीम करने का कोई इख्तियार नहीं। मेरे लिए ना आज ये जो 27वीं तरमीम जब पास हो रही थी ना, और नवाज शरीफ साहब ने गालबन 53 दफ़ा ये उठक बैठक की है, ठीक है, वो उठते थे, बैठते थे, फिर बैठने के बाद फिर उठ जाते थे, और स्पीकर साहब जो है उन्हें कहते थे कि जी वोट हो गया, और जो लोग उठ नहीं सकते थे उनका वोट जो है वो स्पीकर साहब उसको कंफर्म कर रहे थे। आपने ये तमाम मनाजिर देखे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग दोस्तों वो जमात है जो माजी में इज्जत माब जनाब सरकार आसिफ अली जरदारी साहब को, जो सदर पाकिस्तान है, मिस्टर 10% कहते रहे। हम एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं और वो सीरीज़ करप्शन कहानी है, और जरदारी साहब के ऊपर ये जो 11 साल की सज़ा का एक तमगा उनको दिया गया कि जनाब देखें कुर्बानी दी है, इमरान खान भी 11 साल जेल में गुजारे और फिर बात करें। इसके ऊपर हम एक सीरीज़ बना रहे हैं, बहुत जल्दी आपके सामने होगी, इरफान हाशमी टॉक्स के ऊपर। तो जब ये 52-53 मरतबा बाऊजी बार बार उठ रहे थे, बार बार बैठ रहे थे, मेरे जहन में एक सवाल ये आया कि माजी में आसिफ अली जरदारी को ये मिस्टर 10% कहते थे, लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने क्या किया, अपनी ही हुकूमत में उन्हें ताहयात अस्तस्ना दे दिया। पाकिस्तान में कोई ऐसा आलम दीन नहीं है जो इसका दिफा कर सके। जब शरई अदालत के अंदर या पाकिस्तान में किसी अदालत में आप कुरान और सुन्नत की रोशनी में से डिफेंड करने निकलेंगे तो सर कैसे डिफेंड कर सकते हैं। राहुल बार के इंटरव्यूज आज सुन लें कि जनाब फलां शख्स जो है वो एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, जो फ्रंट मैन था किसका, सदर पाकिस्तान का, और क्या कहा कि जनाब अयान अली के पास $5 लाख। ये रिकॉर्ड की बातें हैं, ये कोई पास से घड़ी हुई बातें नहीं है, कोई कहानियां नहीं है। अयान अली पकड़ी गई। मैं उससे दुनिया टेलीविजन में था दोस्तों, तो हमें रोजाना की बुनियाद पर ये स्टैंडिंग ऑर्डर्स होते थे कि यार इसके काले चश्मों को हर एंगल से दिखाना है। कैमरामैन को इंस्ट्रक्शंस दी जाती कि आपने लेफ्ट राइट हर एंगल से अयान अली को कैप्चर करना है और ये खूबसूरत नजर आए। और वो बदसूरती पाकिस्तान की जमहूरियत की जो इन लोगों की सियासत की शक्ल में हमारे सामने थी, उसको छुपाने के लिए अयान अली की खूबसूरती का लोग सहारा ले रहे थे। तो ये कहानियाँ, ये कोई झूठ का या कोई अफसाना नहीं है। किस तरह से अयान अली को उस केस से निकाल लिया गया, कहाँ गया वो 5 लाख, जो इंस्पेक्टर इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था वो कहाँ गया। सर ये माहिर हैं, ये अपनी स्लेट को साफ करने के माहिर हैं, और ये खुसूसियात जो है बाऊजी में भी आ गई। क्योंकि जब आपकी इब्तदा है ना सियासत के अंदर, और नवाज शरीफ साहब को जिस नर्सरी में दाखिल करवाया गया ना, वो थी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी। और पहले दिन तो सर तिफले मकतब ही होंगे ना, सियासत के रमूज ये जानते नहीं थे, उतार चढ़ाव नहीं जानते थे। अलिफ बे इन्हें पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की नर्सरी में पढ़ाई गई, और वहाँ पर इनको सिखाया गया उठना बैठना, और किस तरह से आपने हुक्म को मानना है, हुक्म अदूली नहीं करनी। ये पहले दिन से सीख कर आए, और फिर तारीख बदल गई, लेकिन आज भी मंजर वही था। इनको कहा गया कि जाएं, जाकर पाकिस्तान में इस तरमीम के हक़ में वोट दें, और मैंने काउंट किया 53 टाइम्स वो उठते हैं, बैठते हैं, बैठते हैं, उठते हैं। ज़ालिमों ने इनकी सेहत का भी ख्याल नहीं किया, और जरदारी साहब को जो मिस्टर 10% कहते थे, उनके हक़ में इस ऐवान से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जो इनकी माजी की बदतरीन दुश्मन थी, आज उन्हें ताहयात अस्तस्ना के
लिए वोट देकर आई। तो सर ये है डेमोक्रेसी, जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले कहते हैं कि देखें जनाब, ये है सियासी तदबीर और इसे कहते हैं एक दूसरे का लिहाज। सर ये लिहाज नहीं है, ये जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया जा रहा, ये सिर्फ अपने बच्चों के लिए किया जा रहा है। यानी बुढ़ापे में भी औलाद आपसे क्या क्या करवा लेती है। अगर आज बाऊजी इनकलाबी बन जाए ना, इनकी तो सर सियासत वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट साथ वाला जो कमरा है ना इमरान खान का, वहाँ पर रखेंगे बाऊजी को, और बाऊजी की सियासत वैसे ही आजकल ख़त्म हो गई। लेकिन ये सब कुछ अपनी बेटी मरीम नवाज़ के लिए कर रहे हैं, और उम्र के इस हिस्से में वो कुछ इनको करना पड़ रहा है जो सारी उम्र कहते थे कि वोट को इज्जत दो, नारे लगाए। ये जर्नैल आते हैं छातियों पर, इन्होंने जो तमगे लिए हुए अपने लोगों से आप कहलवाते रहे, और फिर आपने पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा। लेकिन ऐसा लगता है कि जब आपको सूट करता है ना, तो आप भारत के हक में भी बोलेंगे, आप जर्नैलों को बुरा भी कहेंगे। और आजकल जो हालात हैं, आपके लोगों ने तो कहना शुरू कर दिया कि हाइब्रिड निजाम अगर 78 बरस पहले आ जाता तो पाकिस्तान आज दुनिया की सुपर पावर्स में से होता, और अगर एक पेज हम बहुत पहले बना लेते तो पाकिस्तान में जमहूरियत का तसलसल रहता। सर ये हाइब्रिड निजाम और जमहूरियत, ये पाकिस्तान की आवाम को बात कभी हजम नहीं होगी। नवाज शरीफ साहब बहुत जल्दी, जिस तरह मुल्क के सहाफ़ी कह रहे हैं ना कि जमहूरी निज़ाम मुल्क के लिए बेहतर नहीं है, आपके भाई ने भी कहा, आपके वज़रा ने भी कहा, बहुत जल्दी आप भी कहेंगे कि अगर ये जमहूरियत, आज की जमहूरियत, 2025 वाली जमहूरियत, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की होममेड जमहूरियत अगर हमें पहले मुयसर आ जाती, और जो सिलसिला जनरल जलानी से शुरू हुआ, जनरल ज़िया से होता हुआ आज 2025 में पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँच चुका, अगर ये पहले दिन से ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता तो आज पाकिस्तान तरक्की कर रहा होता। बहुत जल्दी बाऊजी की ज़ुबान से भी आप ये अल्फाज सुनेंगे। देखें, नवाज शरीफ साहब के बारे में आपने एक चीज़ नोट की होगी, वो आए तो लोगों की बड़ी ख्वाहिश थी कि उनसे मिलें। एक चीज़ इसमें बहुत अहम थी कि नवाज शरीफ साहब जब बाहर निकलते हैं ना, तो ऑब्वियसली लोग सवाल करते हैं कि सर इज़्ज़त देनी थी वोट को, आप किस चीज़ को इज़्ज़त दे रहे हैं। फिर इनका जितना भी मीडिया से इंट्रैक्शन होगा, लोग इनसे सवाल करेंगे, पीपल्स पार्टी वाले इनसे मिलेंगे तो यकीनन कोई ना कोई बात की जाएगी, और फिर जो जमहूरी फोर्सेस हैं वो भी तकाजा सवाल की शक्ल में इनसे करेंगी कि बाऊजी क्या हुआ। तो जितना इनको अंदर रखा जाए, ये इनकी बका, इनके मौक़िफ़ की बका, और जो काम शहबाज शरीफ साहब आज मौजूदा हुकूमत में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए कर रहे हैं, इसका दिफा बाऊजी नहीं कर सकते। लिहाजा इनको अंदर रहना, यानी घर के अंदर रहना, चारदीवारी में रहना, शायद इनके उस वजूद की, सियासी वजूद की बका है जिसे ये काफ़ी अरसे से बचाने की कोशिश करें। लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने सर इनका कुछ नहीं इनके पल्ले छोड़ा। जो बात की ना जगज़ई ने कि मुल्क के नौजवानों ने काया पलट दी, तो सर ये वो काया पलटी है कि आज ये लोग अपने घरों से नहीं निकल सकते। हुकूमत आपकी, प्रोटोकॉल आपका, आपके इर्द गिर्द सियासतदान है, सब कुछ आपका, निज़ाम आपका, आपके लिए लोग पहले से मिठाइयाँ तरमीम पास नहीं होती, बीरबल मिठाइयाँ लेकर पहुँच जाते हैं, सब कुछ आपका। लेकिन आप कितने, ये सियासी बदकिस्मती है आप लोगों की कि आप पाकिस्तान की आवाम के दरमियान जाकर एक आज़ाद सियासतदान की हैसियत से अपनी सियासत नहीं कर सकते, लोगों से मिल नहीं सकते, और आपको प्रोटोकॉल में फिरना पड़ता है। और वफाकी काबीना का अहम इजलास में वफाकी काबीना आईनी तरमीम की जी मंजूरी देने जा रही है, जिसमें नेवी एक्ट है, आर्मी एक्ट है और एयरफोर्स एक्ट में तरमीम की मंजूरी का इम्कान है। और इजलास में वफाकी आईनी अदालत के क़याम से मुतल्लिक कानूनी मामलात का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि तरमीम शुदा आईनी शिकों की रोशनी में कवानीन में तरमीम की मंजूरी दी जाएगी। लगता है ऐसा है कि आहिस्ता आहिस्ता पूरे आइन को बदलने जा रहे हैं, और हाइब्रिड निज़ाम का एक अपना आइन होगा, कॉन्स्टिट्यूशन, जो सहीफ़ा नहीं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जो खुद से तरमीम करने जा रहे हैं उसे ये सहीफ़ा ज़रूर बना देंगे। पाकिस्तान में ये भी चीज़ नोट की जा रही है कि इन्होंने एकदम से सारी की सारी तरमीम जो हैं उसे शामिल नहीं किया। उसकी बुनियादी वजह ये थी कि ये रिएक्शन देखना चाहते थे पाकिस्तान की सियासी जमातों का, पाकिस्तान के इदारों का, पाकिस्तान के जजेस का। इसलिए पहले 26वीं आई, फिर 27वीं आई, और अब पाकिस्तान की आवाम के लिए कहा जा रहा है कि एक ऐसी तरमीम आ रही है जिसमें आम आदमी के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, सूबों के लिए ये लोग आखिरकार सोचने पर मजबूर हो गए हैं, और इनको ये अब करना पड़ेगा। ये बातें कुछ हो रही हैं। मैं व्यूअर्स आपको ये भी खबर दूं कि जहां मुल्क के अंदर ये तरमीम की बात हो रही है, वहीं पर आज कुछ मनाजिर पाकिस्तान में देखने को मिले। शहबाज शरीफ साहब ने आज फ्लोर ऑफ द हाउस खड़े होकर एक चीफ जस्टिस की तारीफ की, और अल्फाज क्या थे, वो ये कहते हैं कि मौजूदा चीफ जस्टिस अपनी मुद्दत मुलाजमत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान होंगे, और बाद में वफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में से सीनियर को चीफ जस्टिस पाकिस्तान तस्वुर किया जाएगा। शहबाज शरीफ ने कहा कि जनाब याहिया अफरीदी साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारी भरपूर मदद की। अल्फाज ये थे कि आईनी हदूद में रहते हुए हमारी भरपूर मदद की,
लेकिन क्या इसे मिसकंडक्ट तस्वुर नहीं किया जाएगा? क्या जस्टिस साहब जो हैं वो दीगर जजेस से कहेंगे कि जनाब हमें इस मामले के ऊपर कोई एडवाइजरी जारी करनी चाहिए? कोड ऑफ कंडक्ट में आता है। देखिए, जब आप अपनी शादियों में जजों को बुलाएंगे या उनकी शादियों में उनके बच्चों की शादियों में आप जाएंगे और आपका एक सोशल सर्कल होगा जहां पर ब्यूरोक्रेसी आए, जहां पर मुल्क की तमाम एलीट क्लास इकट्ठी हो, तो सर वहां पर फिर ये जो कोड ऑफ कंडक्ट है कि आपने अपने सोशल सर्कल को महदूद रखना है, कहीं आपके फैसलों के ऊपर वो सोशल सर्कल हावी ना हो जाए, वो तो मामला ख़त्म हो गया। तो ये जो सोशल सर्कल है ये असल में फसाद की जड़ है जहां से राब्ते होते हैं। पाकिस्तान में सर कोई जज भी कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर जो उनके हल्फ का तकाजा है उसको फॉलो नहीं करता। आपने देखा होगा कि माजी में शहबाज शरीफ साहब जाकर चीफ जस्टिस को मिले, अपने लोगों के साथ जो मिनिस्टर साहब थे उनके साथ मिले, अटॉर्नी जनरल के साथ जाकर मिले। तो जब आपने ये रास्ते और ये पर्दे ख़त्म कर दिए तो फिर शुक्रिया तो बनता है। और फिर याहिया अफरीदी साहब वो शहबाज शरीफ साहब के एक तरह से सिपाही हैं जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में इनकी भरपूर तरीके से इनकी हिफाजत की, इनके नज़रिए की, इनके नैरेटिव की, इनके बयानिए को बनाया और इनके मकासद को हासिल करने में सर इनका किरदार है बड़ा, तो इसे डिनाई नहीं किया जा सकता। तो तारीफ़ तो बनती थी और तारीफ़ उन्होंने याहिया अफरीदी साहब की है, लेकिन ऑब्वियसली चीफ जस्टिस से राब्ते और सब कुछ कैसे हुआ, एक महाज उन्होंने संभाला और फिर दूसरा महाज जो है वो अमीनुद्दीन साहब ने संभाला। तो ये हमारे लिए इस मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म है जो शुक्रिया अदा कर रहा है इस मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का। और दोस्तों, जहां हुकूमत ये तरमीम पिछले कई हफ्तों से तैयारी कर रही थी, वहीं पे सोहेल अफरीदी साहब ने भी एक तैयारी की है और 20 के करीब जमातें थी जिसने इस के ऊपर दस्तखत किए। जो जरगा हुआ, एक एलामिया जारी हुआ। और ये क्या है, आपको शायद इमरान खान का जो पैगाम पिछले 2.5 बरसों से वो पाकिस्तान की हुकूमत को दे रहे थे, आज उस पैगाम के ऊपर तकरीबन 21 मेंबरान ने दस्तखत कर दिए। ये लोग कौन है ये मैं आपको बता देता हूँ और इस जरगे की अब क्या अहमियत है। और हुकूमत, वफाक और फैसल करीम कुंडी तमाम लोग क्या एक पेज पर हैं और आने वाले दिनों में क्या इन बातों के ऊपर जो इमरान खान का नज़रिया है हुकूमत कुछ करेगी या फिर इसको एक एलामिया की शक्ल में सिर्फ जारी करना मकसद था। एलामिया में क्या कहा गया, सूबाई हुकूमत फौरी एक्शन प्लान मुरतब करेगी और एक्शन प्लान क्या है कि दहशतगर्दी से कैसे निपटना है। दूसरी चीज़, पाक अफगान तारीखी तजारत रास्ते खोले जाएंगे क्योंकि हमारी ये जो पूरी कबायली इलाके की बेल्ट है, यहाँ पे जो तजारत है वो बहुत डिपेंड करती है अफगानिस्तान के साथ और इनके आपस में रिलेशंस हैं, तो वो चाहते हैं कि ये रास्ता दोबारा से खुले। अगर आप गिलगित गए हैं या गिलगित की जो जोग्राफी उसको समझते हैं, तो हमारा जो चाइना के साथ बॉर्डर लगता है ना, तो उस इलाके में आप जाए ना तो आपको वहाँ पे जो अंडे हैं ना वो भी आपको चाइनीज़ अंडे मिलेंगे। बहुत सारा फल चाइना से आता है। लोकल जो उनकी मार्केट्स हैं गिलगित की, वहाँ पे आपको मेजॉरिटी जो सामान है वो चाइना का नज़र आएगा। तो लोकल जो ट्रेड है वो आपकी चाइना से होती है, तो एक इन्फ्लुएंस है, ट्रेड का इन्फ्लुएंस आपको उस इलाके में नज़र आएगा। क्योंकि पंजाब से या बाकी इलाकों से सामान जाना मुश्किल हो जाता है, लेकिन चाइना से सामान आना आसान है। तो उसके करीब जितने भी इलाके हैं वहाँ से सामान गिलगित बल्तिस्तान में भेजा जाता है, तो ये एक ओपन ट्रेड है। इसी तरह बलूचिस्तान में आप कोयटा चमन के रास्ते ईरान से बहुत सारी सामान जो है आप जो बड़ा मार्केट है गालबन कोयटा के अंदर, आप जाकर देख लें, वहाँ पे आपको बहुत सारा सामान जो है ईरान का मिलेगा। तो लोकल जो ट्रेड है वो होती है। तो इस तनाजुर में आपको देखना होगा कि ये जो चैनल है खुलना कितना ज़रूरी है। लेकिन दहशतगर्दी किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यही इस एलामिया में लिखा गया। तीसरी चीज़, वफाकी और सूबे के ताल्लुकात में कशीदगी कम की जाएगी। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए असम्बली को एतमाद में लिया जाए। पुलिस और CTD को मजबूत बनाया जाए। अच्छा, IG साहब मेरा ख्याल है कि वहाँ पे मौजूद नहीं थे, कुछ और लोग आए, तो IG साहब को मेरा ख्याल है कि अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। गैर कानूनी मौसलात, मादियात की गैर कानूनी निकासी ख़त्म की जाए। शहरी और सूबाई सतह पर हम आहंगी के फोरम्स कायम किए जाएँ। सूबे के माली हकूक़ वफाक की जानिब से फौरी फराहम किए जाएंगे। तो ये ऐलान था। खान साहब भी तो ये कहते रहे ना कि मादनियात जो हैं फ़ैसला यहाँ की आवाम करेगी। आपको अफ़गानिस्तान से बात करनी चाहिए। आप अफ़गानिस्तान को अकेला तन्हा नहीं छोड़ सकते। और ये जो जंग है इस खित्ते के अंदर जो पिछले 30-40 बरसों से हम देख रहे हैं, इसमें सिर्फ अफ़गानिस्तान स्टेक होल्डर नहीं है, पाकिस्तान भी है, अफ़गानिस्तान और कबायली इलाके के लोग भी, इनको साथ मिलाकर आपको कोई रास्ता निकालना होगा। तो इमरान खान यही बातें करते रहे ना,
तो आज आप देख लें कि जो जरगा था इसमें वही बातें इलामी की शक्ल में जारी की गई। मैं भी आपको ये भी खबर दे दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब किस तरह से महमूद खान जगज़ई के साथ सपोर्ट में आगे आती है, सोहेल अफरीदी साहब क्या करेंगे। लेकिन एक चीज़ ये हुई है कि सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा साहब ने तहरीरी तौर पर मौसूल होने वाले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के अहकामात के मुताबिक चीफ ऑर्गेनाइज़र पंजाब आलिया हमज़ा ने 24 घंटों के अंदर अहमद चट्ठा को सदर और बिलाल एजाज को सेक्रेटरी जनरल PTI सेंट्रल पंजाब जो है उनके ओहदों पर बहाल कर दिया और बाकायदा तौर पर इसका ऐलान भी कर दिया गया है। मैं आपको व्यूअर्स से एक और ख़बर भी दे दूँ, और ये खबर रह गई थी बाऊजी के हवाले से, और 2 वीडियोस आपके सामने मैं रखूंगा। पहली वीडियो, इसके अंदर आप देख सकते हैं कि सेनेटर अफनान, अच्छा सेनेटर अफनान और इनके वालिद मरहूम जो थे, उन्होंने सारी उम्र नवाज शरीफ साहब का जो है वो गाना गाया, उनके कसीदे पढ़े, उनकी शान में हमेशा जो है वो कसीदे लिखते भी आए, पढ़ते भी आए, टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर बैठकर वो हमेशा उनका दिफा भी करते रहे। तो सेनेटर अफनान को आज मिलने नहीं दिया गया। आप ये वीडियो देखें, कितना जुल्म किया इनके साथ। इनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो अपने महबूब लीडर, अपने वालिद मरहूम के महबूब लीडर उनके साथ हाथ मिलाएं, लेकिन एक DSP साहब ने उनको रोक दिया और कहा कि पीछे हट जाओ, और फिर नवाज शरीफ साहब ने उनको रोका और नवाज शरीफ साहब ने हाथ मिलाए बगैर वहाँ से चले गए। फिर मुझे हैरानगी होती है कि इतने सीनियर सियासतदान आगे पीछे आपको नजर आते हैं, वो नवाज शरीफ से हाथ मिलाने के लिए, अपने लीडर से हाथ मिलाने के लिए वो हर हद तक जाएंगे। अच्छा, ये तमाम सियासतदानों का यही हाल है, ये सिर्फ एक बंदे की कहानी नहीं है, और लोगों की हमेशा से ख्वाहिश होती थी कि वो किसी तरह अपने लीडर से मिलें और उनको मौका मिल सके। सियासतदान की यही ख्वाहिश होती है कि यार जिसके नाम पर हमें वोट हमें लेने जाना है तो वो हमें तो कम से कम मिल ले, मुलाकात करें। मुस्लिम लीग नून के अंदर इन मुलाकातों को हमेशा कदर की निगाह से नहीं देखा गया। मुस्लिम लीग नून के अंदर लोग जो हैं वो अपने वर्कर से हाथ मिलाना पसंद नहीं करते, वो अपने जो MLAs हैं उनसे हाथ मिलाना पसंद नहीं करते। पंजाब के अंदर एक नहीं कई शिकायत हैं, वो कहते हैं जी कि कुछ ख़वातीन हैं जिन्होंने मरीम नवाज़ को हमेशा जो है वो उनके हसार में रहती हैं और कोई उनसे उनकी मर्ज़ी के बगैर मिल नहीं सकता है, यही हो रहा है। और लोगों ने शिकायत ये भी की कि यार हम अगर MP हैं तो हमें पंजाब में आपने फ़ंड्स जारी करने हैं, हमारी मुलाकात करवाएं। तो ये पंजाब में हर दूसरे MP की शिकायत है नून लीग की हुकूमत से, मरीम नवाज़ से। तो यही सिलसिला हमने हमेशा से देखा। नून लीग के अंदर आपको अक्सर ये शिकायत मिलेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये शिकायत थी कि उनकी मुलाकात इमरान खान से नहीं करवाई जाती। वहां पर भी कुछ लोग थे जो इमरान खान से इन लोगों की मुलाकात नहीं करवाते थे, और अगर किसी ने मुलाकात करवानी है तो ऑब्वियसली उसके अंदर उसका कुछ ना कुछ जो है वो फ़ायदा होगा तो मुलाकात करवाई जाएगी। और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ऐसा हुआ, 8-10 लोग थे जी, और उनकी मर्ज़ी से इमरान खान से मुलाकातें होती थी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में तो सर वहाँ पर MLAs और MPs की सियासत वैसे नहीं है, जो साईं ने कह दिया वही कुछ होगा। और अफजल चंद साहब के बारे में तो जरदारी साहब कुछ खुद कह चुके हैं कि यार उसको तो खुद कुछ मालूम नहीं होता, उसको तो बिल्कुल भी कुछ मालूम नहीं होता। तो ये सियासतदानों की ये पुरानी रिवायत है, और ये मुलाकातें नहीं होती और ना ही करवाई जाती हैं। तो मुझे कोई हैरत नहीं हुई जो कुछ आज हुआ है। आज ये भी बताया जाता है कि ये दोबारा सेनेट में जाएगा। देखना ही है कि एक तो सेनेटर इरफान सदीकी साहब के इंतकाल के बाद, और फिर हमजा शहबाज साहब जो हैं वो आज उन्हें तरमीम को वोट नहीं दिया, वो असम्बली नहीं आए। और दूसरी तरफ जो है लतीफ़ी भट्ट का मामला, अब देखना है कि ये लड़ाई आगे बढ़ेगी या क्या इसका जो है वो नतीजा निकलता है। लेकिन बताया जाता है कि एक तो जो इस्तीफ़ा आ गया, उस इस्तीफ़े के बाद इनके नंबर्स कहाँ स्टैंड करते हैं। फैसल वाडा ने कहा था कि हमारे पास 3 एक्स्ट्रा नंबर्स मौजूद थे और हम ये करवा लेंगे। तो ज़ाहिर सी बात है जिन्होंने ये तरमीम करवाई है उनके पास कोई ना कोई हल इसका मौजूद होगा और वो ये कोशिश करेंगे। और फिर से एक वीडियो जो पाकिस्तान में आज नून लीग वाले हमारे जो दोस्त हैं उसके ऊपर बहुत सारे तबसरे कर रहे हैं, और लोगों ने नवाज शरीफ को सियासत का सुल्तान भी कहा। एक वीडियो देखें, इसमें नवाज शरीफ साहब की बेबसी है, वो खड़े हैं बेचारे, और वो खड़े होकर वहाँ पर उन नारों को गौर से सुन रहे थे जिसमें कैदी नंबर 804 का नारा लग रहा है, और ना वो भागा ना वो बीमार, कैदी नंबर 804। तो क्या बीतरी होगी आपके दिल के ऊपर जब आपके सामने लोग बैठकर आपके ख़िलाफ़ जो है वो नारे लगा रहे हैं। तो नवाज शरीफ साहब ऑब्वियसली वो कभी भी नहीं चाहते थे कि वो कभी पार्लियामान में आए और इनको ये नारे सुनने को मिले। तो ये भी एक वजह थी कि उनकी पार्लियामान में ना आने की, आज उनकी मजबूरी थी, वोट उनके शायद कम थे, और आज उनका होना एक सिंबॉलिक जेस्चर भी है कि हम पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़े हैं, और जो कुछ भी हो रहा है उसमें
हमारी मर्जी भी शामिल है। लेकिन कुछ चेहरे इनके पीछे अगर आप देखें तो लोग हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। जगजई साहब नीचे हैं, लतीफ़ खोसा एंड द रेस्ट ऑफ द कंपनी बैठकर कैदी नंबर 804 के वहाँ पे नारे लगा रहे थे। तो ये भी एक मंजर आज पार्लियामान में देखने को मिला। व्यूअर्स, एक और वीडियो, इसमें कुछ लोगों ने अपना तबसरा और कमेंट भी किया कि ये है रवादारी की सियासत जिसको इमरान खान ने ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया और आज कैद तन्हाई में है। ये किसी दोस्त ने लिखा, नून लीग से इनका ताल्लुक है। और फिर एक और वीडियो जिसमें नवाज शरीफ साहब जब ऐवान में आए तो उन्होंने आसफा को बुलाकर प्यार किया, तो उस पर भी लोगों ने कुछ इसी किस्म के तबसरे किए कि ये है ख़ानदानी सियासत, इसे कहते हैं प्यार, इस इखलाक की वजह से लोग सियासत का सुल्तान कहते हैं। अच्छा, एक ये जुमला और दूसरा जुमला कि इमरान खान ने ज़ाती दुश्मनी में तब्दील किया लोगों के साथ, तो आज वो कैद तन्हाई में। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब ये हमारी ज़ाती दुश्मनी है, इमरान खान के ऊपर जो केसेस हैं वो झूठे हैं। इसका मतलब तो सर यही हुआ ना कि ज़ाती दुश्मनी थी और लोग उनसे बदला ले रहे हैं और इसलिए इमरान खान कैद तन्हाई में। यानी सारे अली बाबा 40 चोर इकट्ठे होकर आप उसे इत्तेहाद का नाम देते हैं, आप उसे भाईचारे का नाम देते हैं, आप उसे कौमी अखुवत का नाम देकर पाकिस्तान की कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। आप उसे कहते हैं कि देखें पाकिस्तान में आज हमने ये तरमीम की, बच्चा बच्चा पाकिस्तान में फ़ौज के साथ खड़ा है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ खड़ा है, हमारे साथ खड़ा है। यार 8 फरवरी के इंतखाबात के नताइज तो जाकर देख लो। कौम ने फैसला 8 फरवरी की रात को सुना दिया था। ये ताकतवरों का फैसला है जिसको एंडोर्स करने के लिए और स्टैंप लगाने के लिए आज नवाज शरीफ साहब जो हैं वो पार्लियामान के अंदर आए। फिर से एक खबर, ये भारत के लिए बुरी है और बताया जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर 2 की तैयारी की जा रही है। इंडियन काबीना ने दिल्ली धमाके को दहशतगर्दी का वाकया करार देकर इसके जिम्मेदारों और उनके मावनीन को फौरी तौर पर इंसाफ के कटहरे में लाने का अज़्म किया। अब भारतीय मीडिया ने पहले ही इस धमाके का जिम्मेदार कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ डॉक्टर्स को ठहराया। यानी अगर कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर इल्ज़ाम आया तो फिर इसमें पाकिस्तान पर इल्ज़ाम आएगा और यूँ एक बार फिर पाकिस्तान के खिलाफ जंग का खदशा है। आज उन्होंने एक और काम ये भी किया जी कि जो श्रीलंका है उन्होंने अपना जो टूर था पाकिस्तान का, आज गालबन सेकंड मैच है, इसे कैंसिल कर दिया। और जो टीम थी उन्होंने कहा कि हमारे जो प्लेयर्स हैं उनकी फैमिलीज़ की तरफ से ये हदायत है कि आप छोड़ें ऐसी क्रिकेट को और अपने वतन वापस आएँ और हमने नहीं क्रिकेट खेलनी पाकिस्तान से, जो कुछ इस्लामाबाद में हुआ। ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए सर अच्छा नहीं था, लेकिन मोहसिन नकवी साहब गए, उन्होंने उनको बनाया। जो उनके मैनेजर साहब थे उनसे उनकी मुलाकात हुई, 2 घंटे तकरीबन मुलाकात हुई और उसके बाद ये तय हुआ कि अगर कोई खिलाड़ी वापस जाना चाहता है उसका मुतबादिल खिलाड़ी आ जाएगा और फिर इनकी टिकट्स को कैंसिल कर दिया गया। और 2 घंटे की तवील मीटिंग के बाद ये ऐलान किया गया। भारत में सर बहुत खुशी मनाई गई होगी, मुझे अच्छी तरह याद है। और श्रीलंकन क्रिकेट टीम की ओर हमला हुआ, आई वॉज आई विटनेस, मेरी आंखों के सामने वो जो एक ट्रैफिक वार्डन था ना, बिल्कुल फ्रंट पे चल रहा था, उसको गोली मारी गई। और क्रिकेट टीम के हमरा मेरे भाई की ड्यूटी भी थी एज अ पुलिस ऑफिसर, मुझे अच्छी तरह याद है। और इत्तेफाक की बात है जी, मैं यूसीएच, अगर आप लाहौर से आपका ताल्लुक़ है तो वो जो लिबर्टी गोल चक्कर है, मैं वहाँ से गुजर रहा था तो आनन फानन ये हमारी आंखों के सामने, मेरे साथ मेरा ड्राइवर भी था, ये सब कुछ हुआ और हमने इसको वहीं से, मुझे याद है कि मैंने रिपोर्ट किया और दुनिया टीवी में स्क्रीन के ऊपर वो तमाम मंजर जो हमने बाकायदा लाइव भी दिखाया। हबीब अकरम साहब उस वक्त समा में थे, CNBC पाकिस्तान में थे, उस वक्त समा मेरा ख्याल है कि नहीं आया था। तो CNBC पाकिस्तान में ऊपर से कॉर्नर वाली बिल्डिंग में खड़े होकर, चूँकि दफ्तर उनका वहाँ था, तो उन्होंने उसको वहाँ से रिपोर्ट किया और बताया कि इस वक्त दहशतगर्द कहाँ कहाँ फिर रहे हैं। और फिर वो जो उनका एस्केप रूट था, अगर आप लाहौर से हैं तो लिबर्टी से एक रास्ता जाता है जी फिरदौस मार्केट की तरफ, गुलबर्ग की तरफ, तो वहाँ से उन्होंने वो रास्ता जो इख्तियार किया और फिर गायब हो गए। तो श्रीलंकन क्रिकेट टीम के ऊपर हमला, और जाहिर सी बात है श्रीलंका के लोगों को याद आ गया ना कि यार इसी तरह का हमला हुआ, लोगों को टारगेट किया गया, फिर हेलीकॉप्टर में इनको बिठाकर वहाँ से शिफ्ट कर दिया गया। तो खुदा न खास्ता अगर ये ऐसा कुछ हो जाए या कोई जो वाक़यात हुए हैं तो उसके तनाजुर में फैमिलीज़ ने फिर ये फ़ैसला किया। लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से टीम से नहीं गई और ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक बहुत ही अहम खबर है। अपना ख्याल रखें, अगली वीडियो में आपसे दोपहर को मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।